हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्तकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज गर्भवती महिला से संबंधित सुपरहिट प्रश्न करने वाले हैं। एडवांस लेवल के एमसीक्यू हैं ये। पूरे प्रश्न लास्ट तक देखिएगा। सारे एक एक प्रश्न के साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताती जाऊंगी, तो उनको भी ध्यान से सुनते जाइएगा क्योंकि वो एक्स्ट्रा फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला क्वेश्चन है ये जो बार्थोलिन ग्रंथि है इसका क्या कार्य है। देखो ये भी पूछा जाता है कि बार्थोलिन ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। आपको ऑप्शन में दे देंगे, यकृत दे देंगे, किडनी दे देंगे, फेफड़ा दे देंगे या आंत दे देंगे, और ऑप्शन में एक योनि दे देंगे। तो आपका आंसर क्या होगा, इसमें योनि होगा, है ना। तो कहाँ पाई जाती है ये वार्थोलिन ग्रंथि, कहाँ पाई जाती है, योनि। और ये क्या काम करती है, यहाँ पे काम पूछा है। तो ये क्या करती है, योनि जो होती है, जो महिलाओं की योनि होती है उसको चिकनाहट प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है, चिकनाहट प्रदान करती है, या बोल सकते हैं योनि का स्नेहन। यहाँ स्नेहन से मतलब है चिकनाहट प्रदान करती है। जब संभोग होता है महिला और पुरुष के बीच में, तो ये घर्षण को कम करने के लिए और संभोग को सहज बनाने के लिए योनि को चिकनाहट प्रदान करती है। तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा योनि में कुछ छोटे छोटे ऊतक भी पाए जाते हैं, उनको भी ये रक्षा प्रदान करती है, उनको भी ये सुरक्षा प्रदान करती है। तो बार्थोलिन ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, योनि में पाई जाती है। क्या काम करती है, योनि को चिकनाहट या योनि को स्नेहन प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय नलिका के किस भाग में निषेचन प्रक्रिया होती है। एस्थमस में होती है, इंट्रामुरल भाग में होती है, ये होती है एम्पूला में। गर्भाशय नलिका के किस भाग में निषेचन क्रिया होती है। देखो, जो एम्पुला होती है डिम्बवाहिनी नलिका के, डिम्बवाहिनी जिस नलिका में डिम्ब निकल रहा है, जहाँ पर जो अंडाणु शुक्राणु मिलते हैं, जहाँ पर निषेचन होता है, लगभग आधे हिस्से में होती है। और इस्थमस जो होती है वो गर्भाशय के निकट होती है। इस्थमस होती है कहाँ पे, गर्भाशय के निकट होती है। और जो इनफंडिबुलम होती है, एक इनफंडिबुलम भी भाग होता है गर्भाशय का, वो अंडाशय के सबसे नज़दीक एक फनल जैसा सिरा होता है इस प्रकार का, उसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम बोलते हैं। एम्पुला जो होता है, ये जो एम्पुला होता है वो गर्भाशय के लिए, गर्भाशय नलिका में निषेचन के लिए प्राथमिक स्थान के रूप में काम करता है। एम्पुला कैसे काम करता है, प्राथमिक स्थान के रूप में काम करता है, जहाँ पर शुक्राणु जो होते हैं, जहाँ पे शुक्राणु होते हैं और अंडाणु आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं। शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं और निषेचन होता है। कहाँ पर होता है, ये दोनों कहाँ पर मिलते हैं, एक नलिका में मिलते हैं। तो नलिका के किस भाग में ये मिल रहे हैं, एम्पुला भाग में मिल रहे हैं। इसका कारण क्या होता है कि इस भाग में एक अनुकूलित वातावरण मिल जाता है अंडे को पनपने का। एम्पुला शुक्राणु को अंडे से मिलने, प्रवेश करने और निषेचित करने के लिए एक वातावरण प्रदान करता है ना। तो और इसके अतिरिक्त यहाँ इसका जो पीएच मान होता है, ये सारी चीज़ें एक जहाँ पर अंडाणु शुक्राणु के लिए जो अनुकूल स्थिति होती है, जहाँ पर अच्छे से ये पनप सकते हैं, है ना, तो वो एक प्रॉपर स्थान जो होता है वो एम्पुला ही प्रदान करता है। विशेषकर आपको यही याद रखना है कि एम्पुला क्या होता है, कि गर्भाशय की नलिका के किस भाग में निषेचन क्रिया होती है। तो गर्भाशय जो नलिका होता है उसके एम्पुला भाग में निषेचन क्रिया होती है। कहाँ पर होती है, निषेचन क्रिया होती है। इस्थमस का अगर हम इंग्लिश वर्जन भी देखें ना, इस्थमा का इंग्लिश वर्जन भी देखें, तो क्या होता है कि दो चीज़ों को जो जोड़ता है वो इस्थमस कहलाता है। किसको कहलाता है, जो दो चीज़ों को जोड़ता है उसको भी हम इस्थमस बोलते हैं। दो चीज़ों को जो जोड़ता है ना, शरीर के अंदर दो बड़ी संरचनाओं को जोड़ने वाला हिस्सा भी इस्थमस कहलाता है। इसको हम गर्दन भी बोल सकते हैं। गर्भाशय का पतला सा हिस्सा जो गर्भ मुंह से जुड़ता है उसको इस्थमस ट्यूरी भी बोलते हैं। इस्थमस यूटरी, एक आपसे पूछ सकते हैं इस्थमस यूटरी क्या होता है। तो एक गर्भाशय में एक पतला सा हिस्सा होता है जो गर्भ मुंह से जुड़ता है ना, और मुंह को गले से जोड़ने वाला एक संकीर्ण मार्ग होता है। हमारा मुंह जो होता है उसको गले से जोड़ता है, उसमें भी एक इस्थमस प्रयोग होता है, उसको हम इस्थमस फॉसियम बोलते हैं। तो गले में जो इस्थमस होता है उसको इस्थमस फॉसियम बोलते हैं, और जो योनि में इस्थमस होता है उसको इस्थमस यूटरी बोलते हैं। इसका आंसर याद रखिए, गर्भाशय नलिका के किस भाग में निषेचन होता है, एम्पुला में होता है।
अगला क्वेश्चन है अस्थानिक गर्भावस्था। अस्थानिक गर्भाशय वो होता है जब भी जो गर्भाधारण हो रहा हो, गर्भाशय के बाहर हो रहा होता है, उसको हम अस्थानिक गर्भाशय बोलते हैं, अस्थानिक गर्भावस्था बोलते हैं। ये जो फैलोपियन नलिका में अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं, इसका भी सामान्य स्थान क्या होता है? ट्यूबल या एम्पुला होता है। क्या होता है? अस्थानिक गर्भावस्था का सामान्य स्थान ट्यूबल या एम्पुला ही होता है। अगला है गर्भावस्था में जो भ्रूण शब्द का प्रयोग होता है वो कब किया जाता है? तो गर्भाशय में जो भ्रूण शब्द का प्रयोग होता है वो 9 सप्ताह के बाद किया जाता है। भ्रूण मानव गर्भधारण के होने वाले शिशु को गर्भधारण के 9 सप्ताह तक या आपके अंतिम मासिक धर्म के 11वें सप्ताह तक भ्रूण नहीं माना जाता है। 9वें सप्ताह से पहले हम उसको भ्रूण नहीं मानते हैं। और या ये बोल सकते हैं कि जब आपका अंतिम मासिक धर्म हुआ हो उसके 11वें सप्ताह तक जो पेट में बच्चा हो है उसको भ्रूण नहीं माना जाएगा, है ना। वो बीज कहलाएगा, भ्रूण अवस्था कहलाएगी, लेकिन भ्रूण नहीं कहलाएगा। भ्रूण शब्द का प्रयोग हम कब करेंगे? 9 सप्ताह बाद भ्रूण शब्द का प्रयोग करेंगे। कब करेंगे? 9 सप्ताह बाद करेंगे। अगला क्वेश्चन है पहली तिमाही में बिना गर्भाशय दर्द संकुचन और बिना गर्भाशय ग्रीवा के फैलाव के रक्तस्राव क्या दर्शाता है? मतलब पहली तिमाही मतलब जब माता गर्भवती है और पहले से तीसरा महीना चल रहा हो तो गर्भाशय में दर्द नहीं है, संकुचन नहीं है और ना ही गर्भाशय ग्रीवा फैल रही है, फिर भी जो है रक्तस्राव हो रहा है, क्योंकि गर्भाशय ग्रीवा फैलेगी तभी बच्चा बाहर आता है। लेकिन यहाँ पे तो पहली तिमाही है, बच्चा पूरी तरह से बना भी नहीं है, लेकिन अचानक से क्या है, रक्तस्राव होने लगा और कुछ दर्द वर्द भी नहीं हो रहा, तो उसको हम बोलते हैं संभावित गर्भपात। क्या बोलते हैं? संभावित गर्भपात होता है। अगर ये हो जाता है, अचानक से रक्तस्राव होने लगता है, तो आप सोचें कि पुनः प्राप्ति इसकी हो जाए, पुनः गर्भधारण उसी समय तुरंत हो जाए, तो नहीं होता है ना। तो गर्भावस्था के पहले 20 सप्ताह के दौरान योनि से जो रक्तस्राव होता है वो क्या कहलाता है? संभावित गर्भपात कहलाता है। एक होता है अपरिहार्य गर्भपात। ये क्या होता है? जहाँ ऐसा परिवर्तन हो जाता है, ऐसी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है जहाँ से गर्भावस्था को जारी रखना असंभव होता है, कि अब हम कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है कि गर्भावस्था जो है वो असंभव हो जाता है, महिला की तबीयत खराब हो जाए या बच्चे में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाए, तो हमको किन्हीं न किन्हीं कारणों से गर्भपात कराना होता है। तो ये एक नैदानिक प्रकार होता है, उपचारात्मक प्रकार इसको बोल सकते हैं, कि गर्भावस्था जो होती है या मतलब गर्भावस्था को बनाए रखना असंभव हो जाता है, उसको हम अपरिहार्य गर्भपात बोलते हैं। लीन गर्भपात क्या होता है? लीन गर्भपात वो होता है कि जब भ्रूण मर चुका हो, भ्रूण मर चुका हो, उसको हम लीन गर्भपात बोलते हैं। भ्रूण मर चुका हो और गर्भाशय के भीतर निष्क्रिय रूप से हो, तब हम जो गर्भपात कराते हैं वो लीन गर्भपात, मतलब भ्रूण जो है वो गर्भ में ही मर गया है और निष्क्रिय रूप से माता के गर्भ में है, तो उसको हम बोलते हैं लीन गर्भपात। पूर्ण गर्भपात क्या होता है? गर्भाधान के सभी उत्पाद पारित होने के बाद गर्भाशय संकुचन हो और रक्तस्राव कम हो जाता है, गर्भाशय ग्रीवा जो होती है वो बंद हो जाती है और गर्भाशय जो होता है जो उसका मतलब जो उसका साइज होना चाहिए वो नहीं होता है, उसको हम पूर्ण गर्भपात कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है? रक्तस्राव कम होता है और संकुचन जो होता है, गर्भाशय जो संकुचन होता है वो भी कम होता है, उसके बाद जो रक्तपात होता है वो पूर्ण गर्भपात होता है ना। तो ये सारी चारों गर्भपात को याद रखिएगा। अपरिहार्य गर्भपात मतलब उसको कराना ही जरूरी होता है, क्योंकि महिला बच्चा देने सक्षम नहीं होती या बच्चा कोई कॉम्प्लिकेशन है बच्चे के अंदर। संभावित गर्भपात मतलब 3 महीने में होता है ये, बिना किसी दर्द के, ये अचानक से ब्लड जो होता है सीक्रेट होना आरंभ हो जाता है, लीन में बच्चा मर जाता है। और पूर्ण गर्भपात मतलब सारी स्थितियां गर्भपात को लेकर खुद से ही करा रहे हैं, मतलब कम्प्लीटली खुद से ही एग्री कर रहे हैं कि हमें गर्भपात कराना है, तो वो जो गर्भपात होता है वो पूर्ण गर्भपात के अंतर्गत आता है।
अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान लगभग कितने आयरन की आवश्यकता होती है। देखो यहाँ टोटल पूरी गर्भावस्था जो 9 महीने की गर्भावस्था होती है उस टोटल में पूछना है, प्रतिदिन का नहीं पूछना है। यदि प्रतिदिन का पूछेंगे तो प्रतिदिन तो 40 मिलीग्राम आयरन आवश्यक होता है। प्रतिदिन कितना आवश्यक होता है, मतलब एक महिला जो गर्भवती है उसको रोज़ 40 मिलीग्राम आयरन चाहिए। मैंने परसों ICMR रिपोर्ट करवाई थी, उसमें मैंने आयरन से संबंधित ICMR रिपोर्ट में आयरन से संबंधित जितने प्रश्न बन सकते हैं, आयरन के अवशोषण से संबंधित, माता के दूध में कितना आयरन होता है ना, हर इस 4 से 6 वर्ष के बच्चे को कितना आयरन चाहिए, 6 से 12 के को कितना चाहिए है, 9 से 10 वर्ष के को कितना चाहिए, 1 से 2 वर्ष के को कितना चाहिए, सारे जो है ना मैंने फैक्टर्स में करा दिए हैं। तो अगर नहीं देखा है आपने तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों पिन किए हैं। उसके अलावा और भी जितने भी महत्वपूर्ण वीडियो थे सारे मैंने पिन किए हैं, तो उसको देख लीजिएगा। ICMR बहुत इंपॉर्टेंट है उससे, क्योंकि अभी रिसेंटली आई हैं 2020 और 2024 की, तो यहाँ से वस्तुनिष्ठ बनेंगे। इसके अलावा एक और फैक्ट, हम मेरी 2 प्रकार की सीरीज़ चल रही हैं जो मेन है। एक तो है ए सीरीज़ का अभी हम जो कर रहे हैं वो 68वां भाग में, आज जो हम कर रहे हैं गर्भवती महिला वाला, ये 68 है, A68 है। इसके पहले 67 वीडियो कर चुकी हैं और 67 के 67 बहुत ही अच्छे हैं और निःशुल्क हैं, और आप पूरे वीडियोस देख सकते हैं, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है उसमें जो एग्ज़ाम में आने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। हम केवल वही करा रहे हैं जो एग्ज़ाम में आना है, तो सारे लोग ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा जो न्यू है चैनल पर, चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, और आगे इसी तरह का देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप पूछ रहे हैं कि गर्भावस्था के दौरान टोटल कितनी आयरन की आवश्यकता होती है, तो टोटल जो आयरन की आवश्यकता होती है वो 1000 मिलीग्राम होती है। गर्भावस्था के दौरान कितने आयरन की टोटल आवश्यकता होती है, 1000 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है, जिसमें बेसल आयरन 280 मिलीग्राम होता है। बेसल जो आयरन होता है, मेन आयरन जो होता है 280 मिलीग्राम होता है। मतलब बेसल आयरन के लिए 280 मिलीग्राम आवश्यक होती है। RBC के लिए 570 मिलीग्राम आवश्यकता होती है, और भ्रूण जो बनता है, भ्रूण का स्थानांतरण होता है, उसके लिए लगभग 250 से 350 मिलीग्राम आवश्यक होती है। प्लेसेंटा के विकास के लिए भी खून चाहिए रहता है, प्लेसेंटा के विकास के लिए 50 से 150 मिलीग्राम आवश्यक होती है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। ये इसका अगर आप क्वेश्चन याद कर लीजिए, फिर मैं एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट बताने वाली हूँ कि जब प्रसव होता है, डिलीवरी होती है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि प्रसव के समय रक्त हानि या ब्लड लॉस कितना होता है। तो जो प्रसव के समय जो रक्त हानि होती है वो 100 से 250 मिलीग्राम होती है। प्रसव के समय रक्त हानि कितनी होती है, 100 से 250 मिलीग्राम जो है प्रसव के समय रक्त चला जाता है। एमेनोरिया मतलब जब एमेनोरिया वो स्थिति होती है जब मासिक धर्म नहीं आता है, तो उसके अलावा जब कटौती के बाद, एमेनोरिया मतलब ब्लड नहीं है ना, उसके बाद भी संरक्षित हो रहा है ब्लड, उसके बाद भी गर्भावस्था में अतिरिक्त 500 से 600 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है। और यदि महिला जो होती है एनीमिया से ग्रसित होती है तो उसको 500 मिलीग्राम एक्स्ट्रा आयरन की आवश्यकता होती है। अगर उसको पहले से ही क्रोनिक रूप से वो एनीमिया से ग्रसित है तो उसको 500 मिलीग्राम अतिरिक्त जो है आयरन की आवश्यकता होती है। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। कुल कितनी चाहिए, 1000 मिलीग्राम। प्रतिदिन कितना चाहिए, 40 मिलीग्राम। प्रसव के समय कितना ब्लड लॉस होता है, 100 से 250 मिलीग्राम प्रसव के समय में विकसित होता है, लॉस होता है। प्लेसेंटा के विकास के लिए कितना चाहिए है, 50 से 150 मिलीग्राम ब्लड जो है प्लेसेंटा के विकास के लिए चाहिए है। यदि महिला को एनीमिया की पहले से ही शिकार है तो उसको 500 मिलीग्राम अतिरिक्त और चाहिए रहेगा, यदि उसको एनीमिया है ना। एक और चीज़ याद रखो, गर्भावस्था में जो महिला होती है यदि उसका जो हीमोग्लोबिन है वो 11 से कम होता है, गर्भावस्था में अगर हीमोग्लोबिन 11 से कम होता है तो वो एनीमिया की शिकार होती है। गर्भावस्था में अगर हीमोग्लोबिन कितना 11 से कम होता है तो एनीमिया की शिकार होती है। और अगर 7 से कम होता है, तो गंभीर एनीमिया की शिकायत होती है, गंभीर एनीमिया की शिकार होती है। अगर 7 से कम होता है तो गंभीर एनीमिया की शिकार होती है, और 11 से कम होता है तो एनीमिया की शिकार होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, याद कर लीजिएगा। अगला है प्री एक्लैम्प्टिक महिला को मैग्नीशियम सल्फेट क्यों दिया जाता है। देखो ये प्री एक्लैम्सिया वाला रोग आपने पढ़ा होगा, मैंने भी बहुत बार पढ़ाया है।
प्री एक्लेम्सिया क्या होता है? देखो, दो चीज़ होती हैं, एक होता है एक्लेम्सिया और एक होता है प्री एक्लेम्सिया। एक होता है एक्लेम्सिया और एक क्या होता है? प्री एक्लेम्सिया होता है। एक्लेम्सिया की जो पहले की स्थिति होती है उसको हम प्री एक्लेम्सिया कहते हैं। एक्लेम्सिया के जस्ट पहले की स्थिति को क्या बोलते हैं? प्री एक्लेम्सिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है, महिला का जो रक्त दाब है वो बढ़ जाता है, 140 से ज़्यादा हो जाता है ना। इसके अलावा उसको मूत्र से प्रोटीन निकलना आरंभ हो देता है, तो ये उसको चक्कर आते हैं। तो ये सारी स्थितियाँ होती हैं महिला के साथ जब महिला गर्भवती होती है, प्री एक्लेम्प्टिक महिला में। तब उसको उपचार में हम मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं। ये भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि प्री एक्लेम्सिया के उपचार में क्या दिया जाता है, तो प्री एक्लेम्सिया के उपचार में मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है। अब है कि ये क्यों दिया जाता है, तो ये दिया जाता है एपीएच को नियंत्रित करने के लिए। किसको? एपीएच को नियंत्रित करने। अब एपीएच क्या होता है? ये एपीएच क्या होता है? तो ये जो एपीएच है इसको हम बोलते हैं एंटीपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज इसको बोला जाता है, एंटीपार्टम हेमरेज। अब आप बोलोगे इसको अंग्रेजी में, हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलते हैं प्रसव पूर्व रक्तस्राव। क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रसव पूर्व रक्तस्राव। हेमरेज को रक्तस्राव, एंटीपार्टम को प्रसव पूर्व रक्तस्राव इसको बोलते हैं एपीएच को। तो जो मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है प्री एक्लेम्प्टिक महिला को इसलिए दिया जाता है कि ताकि उसके शरीर से मतलब जो ब्लड है उसके ब्लड के सीक्रेशन को, प्रसव पूर्व ब्लड सीक्रेशन को रोका जा सके। ये गर्भावस्था के 24 सप्ताह से ज़्यादा होने पर और बच्चे के जन्म से पहले जननांग पथ से होने वाला स्राव होता है। इसके दो मेन कारण हो सकते हैं। एक होता है प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है? जैसे कि मैंने परसों एक प्रैक्टिस सेट बनाया था 26, मैंने बताया था, मैंने अभी आपको बताया हमारी एक ए सीरीज़ चल रही है और एक प्रैक्टिस सेट सीरीज़ चल रही है, उसमें बहुत एडवांस लेवल के एमसीक्यू करा रही हूँ। तो प्रैक्टिस सेट 26 में मैंने आपको बताया था कि एक प्लेसेंटा प्रीविया होता है। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है कि प्लेसेंटा जो होता है वो गर्भाशय की दीवार को ढक लेता है। प्लेसेंटा जो होता है वो गर्भाशय की दीवार को ढक लेता है, तो क्या होता है, जिससे योनि मार्ग द्वारा प्रसव नहीं हो सकता है, फिर वो चीरा लगा के सीजरिंग द्वारा ही प्रसव कराया जाता है, सीजर द्वारा ही प्रसव कराया जाता है, उसको हम प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। और एक होता है प्लेसेंटल एब्स्ट्रक्शन। प्लेसेंटल एब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है प्लेसेंटा जो होता है ना वो गर्भाशय से अलग हट जाता है, गर्भाशय से बाहर ही हो जाता है, तो वो भी बेकार स्थिति होती है। तो दोनों ही स्थिति में अगर रक्तस्राव होता है तो उसको, या प्रसव पूर्व रक्तस्राव होता है तो उसको नियंत्रित करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है। तो याद रखिएगा, प्री एक्लेम्प्टिक महिला को मैग्नीशियम सल्फेट क्यों दिया जाता है? एपीएच को नियंत्रित करने। एपीएच क्या होता है? प्रसव पूर्व रक्तस्राव होता है, या एंटीपार्टम हेमरेज भी इसको बोला जाता है। ये प्लेसेंटा प्रीविया भी, इसके प्लेसेंटा प्रीविया मतलब प्लेसेंटा का गर्भाशय की दीवार के बीच में आना, और प्लेसेंटा एब्स्ट्रक्शन मतलब प्लेसेंटा का गर्भाशय से अलग हट जाना। दोनों में ही ब्लड सीक्रेशन होता है, जिससे बचाने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है। फ्रेंड्स, ये हमारा हम जीतेंगे सुपरवाइज़र बैच है। अल्टीमेट आउटस्टैंडिंग तैयारी यहाँ पर हो रही है। अगर आप भी सुपरवाइज़र बनना चाहते हैं तो हमारा ये सुपरवाइज़र का बैच ले लीजिए। यहाँ पर आपको सब कुछ है, मतलब क्या नहीं है आप ये सोचिए। ट्रिक द्वारा सारे टॉपिक याद हैं, वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, पीडीएफ भी मिलेंगी, थ्योरी पीडीएफ भी मिलेंगी, थ्योरी एमसीक्यू भी मिलेंगे। इसके अलावा सबसे मेन चीज़ यहाँ पे होता है टेस्ट। अल्टरनेट डेज पर टेस्ट होगा। अभी भी आज हमारे यहाँ 9 बजे से टेस्ट है। आज 9 बजे से 200 मैराथन प्रश्नों का टेस्ट है। स्कूल पूर्व शिक्षा, सारे टॉपिक पहले याद करवा दिए जाते हैं और फिर उनका टेस्ट लिया जाता है। एक दिन तैयारी कराई जाती है, एक दिन टेस्ट लिया जाता है। सारे टॉपिक बहुत इजी लैंग्वेज में, कोई टॉपिक कठिन है, कोई हाउसवाइफ है, कहीं जॉब करता है, कोई नहीं मिलता है समय, तो हम ट्रिक द्वारा सारे टॉपिक याद कराना है। जितनी भी योजनाओं की डेट रहेंगी सारी ट्रिक द्वारा याद हो जाएंगी। फनी ट्रिक से याद करते हैं तो लंबे समय तक याद रहती हैं।
इसके अलावा आईसीएमआर की रिपोर्ट है, आईसीएमआर का डाटा है, ये सारा हम ट्रिक द्वारा करा रहे हैं। टॉपिक वाइज ई बुक मिलेगी, 1000 सीडीपी के एमसीक्यू, 1000 आईसीएमआर 2020 और 2024 के एमसीक्यू, 2500 प्लस योजना के एमसीक्यू, 2000 प्लस अधिनियम के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। टॉपिक तैयार करवा कर डेली टेस्ट लिया जाएगा। कठिन डेट और टाटा भी ट्रिक द्वारा याद करवाया जाएगा। सुपरवाइजर का प्रश्न बैंक होगा। गणित कंप्यूटर तर्क शक्ति करवाई जाएगी। पोषण, टीकाकरण, शिशु देखभाल, अधिनियम, योजना प्रबंधन, सारा कुछ टॉपिक वाइज कवर होगा। डेली टारगेट दिया जाएगा, डेली टेस्ट होगा। आप ये हमारा पूरा पैकेज ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो 799 में आप ऑनलाइन ले सकते हैं। इसमें आपको 2 टेलीग्राम और 1 व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा। अगर आप हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं तो आप हमारी हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं। हार्ड कॉपी के साथ ये 1699 में मिलेगा। तो आप यहाँ या तो हमारा ऑनलाइन 1699 में आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही है। हम मतलब ऑनलाइन भी प्रोवाइड, ऑनलाइन वाला भी बैच आपको ज्वाइन करवा देंगे और साथ जो 7 बुकलेट हैं वो भी आपके घर पहुँचा देंगे। केवल ऑनलाइन लेंगे तो ऑनलाइन सबसे बेस्ट रहता है। ऑनलाइन तैयारी मैं खुद करा रही हूँ, बहुत शानदार करा रही। एडवांस लेवल के सारे फैक्ट, सारा कुछ जो एग्ज़ाम में आना है वही पढ़ा रही हूँ। फालतू का नहीं कि वर्ग 3 का आपको पढ़ा दिया, वर्ग 2 के सीडीपी पढ़ा दिया या प्रबंधन पटवारी का पढ़ा दिया, नहीं। टॉपिक वाइज एक एक चीज़ कराई जाएगी। साथ में 2014 और 2017 के प्रश्नों को भी व्याख्या सहित करवाया जाएगा। तो बहुत शानदार हम ये तैयारी करा रहे हैं। जो भी हमारा ये बैच ज्वाइन करना चाहता है मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको मुझे व्हाट्सअप करके बोलना है कि मैम हमको आपका सुपरवाइज़र का ऑनलाइन बैच लेना है। मैं आपको पेमेंट नंबर दूंगी। मैं जैसे ही आपको पेमेंट नंबर दूंगी आपको पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट देना है। देन मैं आपको हमारे ग्रुप में ऐड कर लूँगी, 2 टेलीग्राम और 1 व्हाट्सएप ग्रुप। जितने भी अधिनियम है, अधिनियम की धाराएं बहुत कठिन होती हैं, याद रखना मुश्किल होता है, लेकिन ट्रिक द्वारा चुटकियों में सारी धाराएं, सारे फैक्ट जो होते हैं वो याद हो जाते हैं। तो आप भी अगर ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और अगर 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं, 7-8 साल में ये वैकेंसी आ रही है, 799, इट इज़ नॉट वेरी बिग अमाउंट, तो आप इसको सारे लोग पे कर सकते हैं। और 799 में सारा कुछ दिया जा रहा है और बहुत इजी लैंग्वेज में दिया जा रहा है, जो आपको सारे चीज़, सारे फैक्ट जो होंगे वो समझ में आएंगे। इसके अलावा सारों की आपको सारे टॉपिक की एमसीक्यू पीडीएफ भी मिलेगी, जिससे आप रिवीजन समय में उन एमसीक्यू की तैयारी भी कर सकते हैं। ये बुकलेट हैं, अगर आप बुकलेट भी लेना चाहते हो साथ में तो बुकलेट भी ले सकते हो, और ऑनलाइन लेना चाहते हो तो ऑनलाइन भी ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है, गर्भकालीन आयु से छोटा और गर्भकालीन आयु से बड़ा शिशुओं में पॉलीसिथेमिया हो जाता है। तो ये पॉलीसिथेमिया किस कारण से होता है? देखो, पॉलीसिथेमिया क्या होता है? पॉलीसिथेमिया, इसको पॉलीथिसेमिया भी बोलते हैं। इसका कारण होता है रक्त कोशिकाओं में वृद्धि। रक्त कोशिकाओं की जो वृद्धि होती है उसको हम पॉलीसिथेमिया कहते हैं। किसको बोलते हैं? रक्त कोशिकाओं की वृद्धि को पॉलीसिथेमिया बोलते हैं। और ये क्यों हो जाता है, किस कारण से हो जाता है? तो ये हाइपोक्सिया के कारण हो जाता है। किसके कारण हो जाता है? हाइपोक्सिया के कारण हो जाता है। मतलब हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है? जो ऑक्सीजन ले जाने वाले जो कण होते हैं उनकी कमी हो जाती है। तो भ्रूण में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसको हम हाइपोक्सिया बोलते हैं। पूरा समझा देती हूँ। सबसे पहले हाइपोकैल्सीमिया क्या होता है? हाइपो का मतलब होता है कम, कहीं पर भी हाइपो लगा हो तो कम होता है और हाइपर लगा हो तो वो ज़्यादा होता है। हाइपोकैल्सीमिया क्या होता है कि रक्त में कैल्शियम का स्तर कम होना। रक्त में कैल्शियम का स्तर कम होना मतलब कितना कम होना? 8.6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना। जब रक्त में जो कैल्शियम होता है वो 8.6 मिलीग्राम से कम होता है तो वो हाइपोकैल्सीमिया कहलाता है। हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है? रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम होना। 50-60 से ज़्यादा ग्लूकोज अगर कम होता है रक्त में तो उसको हम हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। मतलब ग्लूकोज का स्तर क्या होता है? कम होना। हाइपोक्सिया क्या होता है? ऊतकों में ऑक्सीजन का कम होना। क्या कहलाता है? ऊतकों में ऑक्सीजन का कम होना हाइपोक्सिया कहलाता है। ऊतकों में ऑक्सीजन का कम होना क्या कहलाता है? हाइपोक्सिया कहलाता है। और हाइपोथर्मिया क्या होता है? शरीर का तापमान जो होता है सामान्य से कम होना। शरीर का तापमान जो होता है वो सामान्य से कम होना, उसको हम हाइपोथर्मिया बोलते हैं। क्लियर चीज़ें
चारों चीज़ें क्लियर हो गई। हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम का स्तर कम होना, ग्लाइसीमिया, ग्लूकोज का स्तर कम होना, हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन का स्तर कम होना, थर्मिया, हाइपोथर्मिया मतलब तापमान कम होना। ये चारों आपने पढ़ लिए। अब सबसे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है जो आपको मुझे कमेंट में आंसर देना है। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? सारे लोग मुझे कमेंट करके आंसर दीजिए। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? जिसमें भी आपको पता हो, फ़ारेनहाइट में पता हो, सेल्सियस में पता हो, डिग्री में पता हो, सारे लोग मुझे, जिनको भी मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, सारे लोग कमेंट भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। न्यू हो पुराने हो, सारे लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? अब बोल रहे हैं गर्भकालीन आयु से छोटा। गर्भकालीन आयु से छोटे को हम बोलते हैं SGA। गर्भकालीन आयु से छोटे को क्या बोलते हैं? SGA बोलते हैं। और गर्भकालीन आयु से बड़े जो बच्चे होते हैं उनको हम बोलते हैं LGA। गर्भकालीन आयु से बड़े बच्चे को क्या बोलते हैं? LGA होते हैं। इनका फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल फॉर जेस्टेशनल मतलब SGA, और LGA का मतलब होता है लार्ज फ्रॉम जेस्टेशनल, या लार्ज जेस्टेशनल एज या स्मॉल जेस्टेशनल एज। स्मॉल जेस्टेशनल एज और लार्ज जेस्टेशनल एज, इसका मतलब होता है अपनी जो गर्भकालीन आयु में जो उनका बच्चे का जो होना चाहिए, जो स्थिति होना चाहिए, जो लंबाई होना चाहिए उससे छोटी होती है, उसको गर्भकालीन आयु से छोटा SGA बोलते हैं। और गर्भकालीन आयु से बड़ा जिसको हम LGA बोलते हैं, लार्ज जेस्टेशनल एज, मतलब जो गर्भकालीन आयु में जो उम्र जो लंबाई हाइट होना चाहिए वो नहीं होती। तो ये किसके कारण होता है? तो ये पॉलीसिथेमिया जो होता है वो इसी के कारण होता है, क्योंकि रक्त प्रवाह में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। और ये किसके कारण हो सकती है पॉलीसिथेमिया इस प्रकार के बच्चों में? जब रक्त में ऑक्सीजन की कमी होगी। रक्त में जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या होगा कि ब्लड कोशिकाएं इधर उधर हो ही नहीं पाएंगी, जिससे ये पॉलीसिथेमिया हो जाएगा। तो या तो बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा छोटा हो जाएगा, या बच्चा जो होगा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो LGA शिशु होते हैं, जो लार्ज जेस्टेशनल एज वाले बच्चे होते हैं, मतलब जिनका आकार गर्भकालीन आयु में बड़ा होता है, जो गर्भकालीन आयु में जिनका आकार बड़ा होता है, मेनली वो ऐसे बच्चे होते हैं जिस महिला को अगर शुगर है, अगर गर्भवती महिला को अगर शुगर है तो उसका जो बच्चा होगा ना वो LGA ही होगा। LGA मतलब जो अपनी जो उसकी उम्र होती है उससे वो बड़ा ही होगा वजन में और लंबाई में। गर्भावस्था के दौरान ये हाइपोक्सिया की अवधि मतलब ज़्यादा अनुभव कर सकते हैं। हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी। ऐसे बच्चे जो सामान्य से मतलब कम छोटे होते हैं और सामान्य से ज़्यादा बड़े होते हैं। ये दोनों कारण किस कारण से होता है? पॉलीसिथेमिया। और जो पॉलीसिथेमिया क्यों होता है? हाइपोक्सिया के कारण होता है। मधुमेह गर्भावस्था में प्लेसेंटा बड़े भ्रूण को पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं हो पाता है, जिससे लाल रक्त कोशिका के उत्पादन में वृद्धि होती है। मतलब अगर बड़ा साइज का बच्चा होगा तो प्लेसेंटा उसके लिए पर्याप्त मात्रा में रक्त की आपूर्ति नहीं कर पाता है, पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं दे पाएगा, जिसके कारण क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। सो अगर ब्लड ही पूरे शरीर में पहुंचता है, वही ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है, तो वही ज़्यादा कम होगा तो ऑक्सीजन के लेवल में कमी आती है, जो हाइपोक्सिया कहलाता है। उसका उत्तर क्या होगा? हाइपोक्सिया होगा। अगला क्वेश्चन है एमनियोटिक द्रव। एमनियोटिक द्रव क्या होता है कि जैसे कि ये एक बच्चा है सपोज करो, और ये जो चारों तरफ एक द्रव 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 जो भरा रहता है, जो कि भ्रूण के बाहर के टिश्यू से रक्षा करता है ताकि बच्चे को जो है चोट ना पहुंचे, उससे रक्षा करता है, तो उसको हम एमनियोटिक द्रव बोलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एमनियोटिक द्रव का सुनहरा रंग किस बात को बता रहा है? एक एमनियोटिक द्रव का जो सुनहरा रंग है वो किस बात को इंगित करता है? क्या प्रॉब्लम है? भ्रूण संकट में है? बिल्कुल नहीं। परिपक्वता के बाद? बिल्कुल नहीं। इंट्रायूटेराइन ये जो होता है ना कोई डिवाइस लगी हो गर्भाशय को रोकने के लिए, तो ये भी नहीं। RH संगति को बताता है। किसको बताता है? RH संगति को बताता है। इसका मतलब क्या होता है? RH संगति का मतलब क्या होता है कि यदि महिला का जो रक्त है वो RH नेगेटिव है। महिला का रक्त कैसा है? महिला का रक्त जो है वो RH नेगेटिव है, और जो बच्चा है उसका जो रक्त है वो RH पॉजिटिव है। महिला का रक्त RH नेगेटिव है
और जो बच्चा है उसका जो रक्त है वो RH पॉजिटिव है, तो जो एमनियोटिक द्रव है उसका रंग कैसा होगा, तो एमनियोटिक द्रव का रंग जो होगा वो सुनहरा होगा, उसको हम RH असंगत कहते हैं। एमनियोटिक द्रव की बात करें तो भ्रूणावस्था मतलब गर्भावस्था के आने आने तक, जैसे अगर 37 सप्ताह तक माने तो ये लगभग 1000 ml हो जाता है। 1000 ml तक की इसकी अधिकतम मात्रा हो जाती है, लेकिन गर्भावस्था जब खत्म होती है, गर्भावस्था जब खत्म होने वाली होती है तो ये 500 से 600, कहीं कहीं पे 700, इस प्रकार से इसकी मात्रा हो जाती है। मतलब अधिकतम इसकी 1000 ml मात्रा होती है एमनियोटिक द्रव की। और जो गर्भावस्था जब नज़दीक मतलब प्रसव समय जब नज़दीक आता है, जब बच्चा होने वाला होता है, तो ये इसकी मात्रा जो होती है वो कम होती जाती है। एमनियोटिक द्रव एक ऐसा द्रव है जिससे हम पहचान कर सकते हैं, मतलब ये पहचान कर सकते हैं कि भ्रूण में लिंग का पता कर सकते हैं, कोई भ्रूण में कोई सिंड्रोम है, भ्रूण में कोई रोग है, भ्रूण को कोई रोग है, फीटस को कोई रोग है, तो वो हम एमनियोटिक द्रव द्वारा पता कर सकते हैं। इसके अलावा भ्रूण की गति और भ्रूण की विकास को अगर हमको देखना है, जो चेक करते हैं हॉस्पिटल में जाके, जो चेक होता है कि बच्चा अंदर किस प्रकार से गति कर रहा है, वो इस एमनियोटिक द्रव के द्वारा ही होता है। प्रोटीन और नमक की मात्रा कम होने के कारण अगर शरीर में कम हो जाती है तो भी एक प्रकार से पोषण प्रदान करता है, उसमें भी इसका महत्व होता है। तो एमनियोटिक द्रव का रंग किस क्षेत्र को इंगित करता है, RH असंगति को नियंत्रित करता है। एक वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए एमनियोटिक द्रव का, एक एमनियोटिक द्रव का पूरा ही वीडियो लेके आऊँगी, उसमें करीब 50 MCQ हम करेंगे एमनियोटिक द्रव के ही। तो इससे पूरे जितना भी होगा ना, पूरा टॉपिक जो होगा ना एमनियोटिक द्रव का, वो क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, एक और चीज़ अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पर नहीं गए हो तो एक बारी जाके देख लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलेंगे, रील्स के रूप में, फ़ोटोज़ के रूप में, अपडेटेड डाटा मिलेगा, आंगनवाड़ी से संबंधित करंट डाटा मिलेगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पर मिलेंगी। तो जिनने भी अभी तक नहीं गए हों एक बार जाके देख लो, और अगर पसंद आता है तो इसको आप फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको एग्ज़ाम तक बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने वाली। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिलेगी, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 6260190944। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगी, डायरेक्ट उससे आप हमारे व्हाट्सएप पर जा सकते हैं, डायरेक्ट टेलीग्राम पर जा सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक मिलेगी, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जा सकते हैं। अपना नंबर मुझे व्हाट्सएप पर सेव करा दीजिएगा, स्टेटस के थ्रू भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर जो हैं मिलते रहेंगे। और आकांक्षा 1957 इंस्टाग्राम की जो ID है उसकी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगी, देख लीजिएगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वीडियोज़ के, जो इम्पोर्टेंट वीडियो है उसकी लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन की है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला वाला। गर्भावस्था के लिए प्रयोगशाला परीक्षण किस हार्मोन का पता लगाने पर करते हैं? किसका पता लगाकर हम ये पता करते हैं कि हाँ जो महिला है वो गर्भवती है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जिसको हम HCG बोलते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम FSH बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, कौन सा ऐसा हार्मोन? देखो HCG जो हार्मोन होता है, HCG जो हार्मोन होता है, इस HCG हार्मोन, ये हार्मोन जो होता है सिंसिटियोट्रोपोब्लास्ट द्वारा स्रावित होता है। सिंसिटियोट्रोपोब्लास्ट में किसके द्वारा, मतलब कि पूरी तरह से प्लेसेंटा द्वारा बनता है। किसके द्वारा? प्लेसेंटा द्वारा ये बनता है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन किसके द्वारा सीक्रेट होता है? प्लेसेंटा द्वारा सीक्रेट होता है। जैसे ही महिला गर्भ धारण करती है तो 10 से 12 दिनों के बाद मूत्र या रक्त में HCG हार्मोन पाया जाता है। मूत्र या रक्त में परीक्षण करके इस HCG हार्मोन का हम पता लगा, अगर ये HCG हार्मोन बन रहा है, अगर HCG की जो मात्रा होती है वो अगर 5 ml से ज़्यादा होती है, 5 ml से ज़्यादा होती है, तो इसका 5 ml से ज़्यादा मतलब आप गर्भवती हैं। अगर ये 5 ml से कम होती है तो मतलब महिला गर्भवती नहीं है। तो HCG हार्मोन का पता लगाकर, किसका? HCG हार्मोन का पता लगाकर ये पता लगा सकते हैं कि महिला गर्भवती है या नहीं। कितनी मात्रा होना चाहिए HCG की? 5 ml से ज़्यादा मात्रा होनी चाहिए। कितने से? 5 ml से ज़्यादा मात्रा होना चाहिए। ये बाद में क्या होता है, पूरी तरह से प्लेसेंटा का एक हिस्सा बन जाता है।
एससीजी जो होता है गर्भाशय की जो परत होती है उसको मोटा भी करता है। गर्भाशय की जो परत होती है उसको मोटा करने का काम भी कौन करता है? एससीजी करता है, और मासिक धर्म को रोकता भी है। गर्भावस्था के 10 सप्ताह तक एससीजी का स्तर लगातार बढ़ता रहता है। गर्भावस्था के अगर 10 सप्ताह होते हैं तो इसका स्तर लगातार बढ़ता रहता है। गर्भावस्था के दूसरे सप्ताह में एससीजी का स्तर सामान्य तौर पर 5 से 50 ml के बीच होता है। जो गर्भावस्था का जो परीक्षण होता है, घरेलू स्तर पर जो परीक्षण होता है, वो 25 MIU/ml से ज़्यादा मतलब 25 जो ml से ज़्यादा एससीजी का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। ये देखते हैं कि 25 ml से ज़्यादा है या नहीं। अगर होता है तो सामान्य तौर पर इसको पूर्ण तरह घोषित कर दिया जाता है कि महिला गर्भवती है। एफएसएच हार्मोन जो होता है, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ये जो पीयूष ग्रंथि द्वारा निकलता है। किसके द्वारा निकलता है? ये पीयूष ग्रंथि द्वारा निकलता है एफएसएच हार्मोन जो होता है। और ये जो होता है, जो पुटिका होती है, जो अंडाशय पुटिका होती है, जिसमें अंडाशय होता है, उसको बनाने में और उसको उत्तेजित करने के लिए उत्तरदायी होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। ये स्फुटिका से अंडाशय को बाहर निकालने के लिए, अंडोत्सर्ग को, अंडे को बाहर निकालने के लिए प्रेरित करता है। तो अंडोत्सर्ग को प्रेरित कौन करेगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो अंडोत्सर्ग को प्रेरित करेगा। कौन सा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन पुरुष लक्षणों के लिए भी उत्तरदायी होता है, महिला लक्षणों के लिए भी उत्तरदायी होता है। प्रोजेस्टेरॉन गर्भावस्था के दौरान ही बनता है, ठीक है। और एससीजी जो है वो कहाँ बनता है? प्लेसेंटा में बनता है। पहली तिमाही के दौरान माँ के रक्त में और मूत्र में पाया जाता है। और ये जो महिला को पहली तिमाही में उल्टी वगैरह होती है, मितली वगैरह होती है, इसके लिए भी यही इसी का ही योगदान रहता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का। तो आपसे पूछेंगे कि गर्भावस्था किस हार्मोन का पता लगा के हम ये चेक कर सकते हैं कि महिला गर्भवती है या नहीं? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन या एससीजी हार्मोन का पता लगा के पता कर सकते हैं। 5 ml से ज़्यादा होने पर महिला गर्भवती होने का संकेत हो सकता है, लेकिन जो चेक किया जाता है वो 25 ml से ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि इससे पूर्णतः पता चल जाता है कि महिला गर्भवती है या नहीं है। बाकी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। प्रोजेस्टेरॉन अंडाशय द्वारा सीक्रेट होता है। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिला की टोटल कितनी जांच होना चाहिए? इसको हम जो होता है ANC भी बोलते हैं, एंटीनेटल जांच या प्रसव पूर्व जांच भी बोलते हैं। टोटल कितनी जांच होना चाहिए? तो टोटल 4 जांच गर्भवती महिला की होना चाहिए। पहली जांच जो होनी चाहिए, जैसे ही गर्भावस्था पता चला महिला को कि हाँ मैं गर्भवती हूँ, उसके पता चलने के 12 सप्ताह बाद तक जो जांच होती है वो पहली जांच होती है। 12 सप्ताह तक जो जांच होती है, मतलब पता चलने के 12 सप्ताह के भीतर जांच करा लेना चाहिए, वो पहली जांच होती है। दूसरी जो जांच होती है वो 14 से 26 सप्ताह के बीच होती है। दूसरी जांच कब होती है? 14 से 26 सप्ताह के बीच दूसरी जांच होती है। इसके अलावा तीसरी जांच कब होती है? 28 से 34 सप्ताह। 28 से 34 सप्ताह के बीच तीसरी जांच होती है। कब? 28 से 34 सप्ताह के बीच। और चौथी जांच कब होती है? 36 सप्ताह, जब महिला को बिल्कुल प्रसव होने ही लगवाने वाला होता है तब होती है, 36 सप्ताह बाद। तो इस प्रकार से गर्भवती महिला की टोटल 4 जांच होती है। पहली 12 सप्ताह तक होती है, दूसरी जो होती है वो 14 से 26 सप्ताह तक होती है, तीसरी जो होती है 28 से 34 सप्ताह के बीच होती है, और चौथी 36 सप्ताह बाद। पहली पता चलने के 12 सप्ताह के बीच में करा लेना चाहिए, दूसरी 14 से 26 में, तीसरी 28 से 34 में, और अगली 36 सप्ताह बाद होनी चाहिए। इस प्रकार से टोटल कितनी होनी चाहिए? 4 जाँच होनी चाहिए। गर्भवती महिला में टीके की तो खुराक के बीच कितना अंतराल होना चाहिए? टीटी को हम बोलते हैं टिटेनस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं हम टीटी को? टिटेनस टॉक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिटेनस टॉक्साइड बोलते हैं। अब ये टिटेनस टॉक्साइड की जगह टीडी भी दिया जाने लगा है। टीडी को हम बोलते हैं टिटेनस डिप्थीरिया। इसको हम क्या बोलते हैं? टिटेनस डिप्थीरिया भी बोलते हैं। तो 2 खुराक के बीच कितना अंतर होना चाहिए? 1 महीने या 4 सप्ताह का अंतर होना चाहिए। देखो, यदि जो गर्भवती पहली बार कोई महिला गर्भवती है तो उसको जो गर्भवती महिला को 2 खुराक टीटी की दी जाती हैं। एक तो पहले जैसे ही आपको पता चले कि हाँ महिला गर्भवती है, उसके जितना जल्दी हो सके पहला टीटी का इंजेक्शन ले लेना चाहिए, और फिर दूसरे जो टीटी का इंजेक्शन लो उसमें 4 सप्ताह
सप्ताह या 1 महीने का गैप होना चाहिए। यदि एक महिला गर्भवती है, उसके पहले भी उसने एक छोटे से बच्चे को जन्म दे दिया है और उसका बच्चा जो है वो 3 साल का हो चुका है, तो और 3 साल का नहीं हुआ है, पहले ये समझो, अगर 3 साल का बच्चा नहीं हुआ है और तो जब उसने पहले बच्चे के समय टीटी की दोनों खुराकें ले ली थी और दूसरा बच्चा जो है, जैसे कि पहला बच्चा 2 साल का है और फिर दूसरा बच्चा होने वाला हो, तो उसको टीटी की दोनों टीके नहीं लेना चाहिए, बल्कि टीटी का बूस्टर टीका ले लेना चाहिए। लेकिन अगर पहले और दूसरे बच्चों के बीच में 3 साल से ज़्यादा का अंतराल हो, 3 साल से अगर ज़्यादा का अंतराल हो, तो उसको क्या लेना चाहिए, तो उसको TT1 और TT2 दोनों ही टीके लेना चाहिए। ये जो टीटी के टीके की जो शुरुआत हुई थी, ये कब हुई थी? 1960 के दशक में हुई थी। कब हुई थी? 1960 के दशक में टीटी के टीके की शुरुआत हो गई थी और वर्तमान में टिटनेस और डिप्थीरिया टॉक्साइड और टिटनेस टॉक्साइड दोनों के ही टीके लगाए जा रहे हैं। ये गर्भावस्था के दौरान क्या होता है, माता को और बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। गर्भावस्था में टीटी के इंजेक्शन और दूसरे एक TT1 मतलब TD1 दिया जाता है और TD2 दोनों के बीच कितना अंतराल होना चाहिए? 4 सप्ताह का अंतराल होना चाहिए। अगर 3 वर्ष का आगे 3 वर्ष से गैप कम है 2 बच्चों के बीच, तो कितना देना चाहिए? तो TD बूस्टर देना चाहिए और दूसरे बच्चे में 3 साल से ज़्यादा का गैप है तो दोनों ही दे देना चाहिए। गर्भवती महिला में टीटी के टीके की रोकथाम, टीटी के दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं? तो जहाँ पे टीका लगता है वहाँ दर्द हो सकता है, लालिमा आ सकती है, सिर दर्द भी हो सकता है और भूख में कमी भी हो सकती है। एक और टीका होता है जिसको हम बोलते हैं TDAP। क्या बोलते हैं? TDAP भी बोलते हैं, एक टीका होता है, इसको हम बोलते हैं TDAP। एक संयोजन टीका है, 3 जीवाणु के विरुद्ध ये एक सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें शॉर्ट टिटनेस भी आता है। क्या आता है? टिटनेस आता है, डिप्थीरिया आता है और काली खांसी, पर्टूसिस मतलब काली खांसी। ये TDAP का भी टीका, यदि इन तीनों चीज़ों को संयुक्त रूप से आवश्यकता हो तो TDAP का टीका भी दिया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसव पूर्व अवधि के दौरान महिला में रक्त की मात्रा क्या होती है? प्रसव पूर्व अवधि मतलब अब प्रसव नहीं हुआ और डिलीवरी नहीं हुई हो, तो पहले जब महिला गर्भवती हो तो उसमें महिला की रक्त की मात्रा क्या होती है? तो महिला की जो रक्त की मात्रा है वो बढ़ती है। प्रसव पूर्व अवधि के दौरान रक्त की मात्रा क्या होती है? बढ़ती है। गर्भ के पहले कुछ हफ्तों में रक्त की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है और गर्भावस्था के दौरान ये उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है। मतलब रक्त की मात्रा पहले बढ़ती है फिर बढ़ती ही जाती है, कम नहीं होती। आप लोग सोचो कम हो जाए, बच्चा है पेट में तो कम हो जाए, ऐसा नहीं है। इसमें 50% वृद्धि में से अधिकांश 34 सप्ताह के गर्भ में होती है और ये शिशु के जन्म के वजन के समानुपाती होती है। मतलब जैसा वजन बढ़ता जाएगा वैसे रक्त में वृद्धि भी बढ़ती जाएगी। जो महिला जो होती है, जो गर्भवती नहीं होती है, गैर गर्भवती महिला जो होती है, जो महिला गर्भवती नहीं है, उसमें हीमोग्लोबिन कितना होता है पर डेसीलीटर? तो उसमें होता है 12 से लगभग 15.8। ये गैर गर्भवती महिला का हीमोग्लोबिन है, 12 से 15। अगर बात की जाए जो सामान्य महिला है और पहली तिमाही में उसका कितना होता है? पहली तिमाही में उसका होता है 11.6 से 13.9। ये पहली तिमाही में होता है गर्भवती महिला को। दूसरी तिमाही में 9.7 से 14.8 होता है। कितना? 9.7 से 14.8। ये कब होता है? दूसरी तिमाही में। पहली तिमाही में 11.6 से 13.9 होता है। तो ये याद रखिएगा। प्रसव पूर्व अवधि के दौरान महिला में क्या होता है? रक्त की मात्रा में वृद्धि होती है, याद रखिएगा, कम मत लगा कर आइएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिला का रक्तचाप कितना होना चाहिए? देखो, गर्भवती महिला का रक्तचाप एक सामान्य महिला से ज़्यादा ही होता है। क्यों होता है ज़्यादा गर्भवती महिला का रक्तचाप? क्योंकि उसके पेट में बच्चा होता है, हमेशा उसको एक तनाव भी बना रहता है और बच्चे का भी उस पर वजन होता है, तो इस कारण से उसका जो BP होता है वो सामान्य से ज़्यादा होता है। सामान्य रक्तचाप क्या होता है? सामान्य रक्तचाप होता है 120/80। इसको हम सामान्य बोलते हैं। मतलब जो ऊपर का सिस्टोलिक है वो 120 है और नीचे का जो डायस्टोलिक होता है वो 80 होता है। ऊपर वाले को सिस्टोलिक बोलते हैं, नीचे वाले को डायस्टोलिक बोलते हैं।
अब लेकिन बात करें अगर गर्भवती महिला का, तो गर्भवती महिला का 140/90 होता है। 140 होता है क्या सिस्टोलिक, और 90 क्या होता है डायस्टोलिक। तो याद रखिएगा गर्भवती महिला का 140 और 90 होता है रक्तचाप। गर्भवती महिला का रक्त इससे भी ज़्यादा अगर बढ़ जाता है तो वो एक्लैम्सिया और प्री एक्लैम्सिया जैसी स्थिति हो जाती है महिला की। रक्तचाप बढ़ना एक नॉर्मल बात होती है, लेकिन जिन महिलाओं का बीपी ऑलरेडी ज़्यादा होता है उनको थोड़ी सी समस्या इस दौरान उत्पन्न होती है। हेल्प सिंड्रोम की जटिलता क्या, ये हेल्प सिंड्रोम आप सोच रहे होगे ये यहाँ पे क्या क्यों आ गया, तो ये इन्हीं गर्भवती महिलाओं का ही एक सिंड्रोम है, एक बीमारी है। गर्भवती महिला में या प्रसवोत्तर, या तो गर्भवती महिला में हो सकता है या प्रसवोत्तर। प्रसवोत्तर मतलब बच्चे को जन्म देने के बाद, तो गर्भवती महिला में हो सकता है या प्रसवोत्तर महिला में हो सकता है। ये जानलेवा स्थिति होती है। इसमें क्या होता है हेल्प, तो HELLP। इसमें H का मतलब होता है हेमोलिसिस। H का मतलब क्या होता है, हीमोलिसिस मतलब होता है कि रक्त में जो है लाल कोशिकाओं की जो वृद्धि है वो कम हो रही है, लाल रक्त कोशिकाएं टूट रही हैं, उसको हम बोलते हैं हीमोलिसिस। मतलब लाल आरबीसी का क्या होता है, आरबीसी जो हो रही हैं वो क्या हो रही हैं, टूट रही हैं, आरबीसी का टूटना। इसके बाद ई का मतलब होता है एलिवेटेड लीवर एंजाइम। एलिवेटेड लीवर एंजाइम का मतलब होता है यकृत की क्षति। एलिवेटेड लीवर एंजाइम मतलब यकृत की क्षति हो जाती है ना। एल से मतलब हो जाता है लो प्लेटलेट। ए से क्या हो जाता है, लो प्लेटलेट। लो प्लेटलेट मतलब जो विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं वो कम हो गई हैं उसको। तो ये जो इस प्रकार का सिंड्रोम है ये हेल्प सिंड्रोम कहलाता है। इसमें क्या होता है, महिलाओं में जो कोशिकाएं होती हैं, जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। जिससे क्या लक्षण होते हैं इसमें क्या लक्षण हो सकते हैं इस प्रकार की बीमारी में, ये प्री एक्लैम्सिया वाली स्थिति होती है। इसको क्या हो सकता है, इसमें मूत्र में प्रोटीन आ सकता है, टॉयलेट में जाने में प्रोटीन आ सकता है, मूत्र में प्रोटीन आ सकता है। उसके अलावा जो बीपी होता है, बीपी भी इसमें हाई हो जाता है। ये तीसरी जो तिमाही होती है, जो अंतिम तिमाही अवस्था होती है 6 से 9 महीने की, जब महिला 6 से 9 माह की गर्भवती होती है, उनमें ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है। ज़्यादातर मामलों में प्रसव के तुरंत बाद ये जो हेल्प सिंड्रोम है वो ठीक हो जाता है। हेल्प सिंड्रोम से पीड़ित 24% गर्भवती महिलाओं की मृत्यु हो जाती है और 34% शिशुओं की मृत्यु हो जाती है। इसका निदान करने के लिए टेस्ट कर लिया जाता है, अल्ट्रासाउंड द्वारा, टोमोग्राफी द्वारा या AMI द्वारा टेस्ट किया जाता है। ये मुख्य रूप से आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो हेल्प सिंड्रोम है ये मुख्य रूप से किसको प्रभावित करता है, तो ये सबसे पहले एक तो यकृत को प्रभावित करता है और दूसरा किसको प्रभावित करता है, यकृत के बाद रक्त को प्रभावित करता है। यकृत और रक्त को ये प्रभावित करता है हेल्प सिंड्रोम, किसको, यकृत और रक्त को हेल्प सिंड्रोम होता है। ये मतलब लास्ट 3 महीनों में होता है महिला को, या प्रसव के बाद बच्चे के जन्म देने के 7 दिनों के बाद भी ये विकसित हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अपरा पूरी तरह से किस सप्ताह में बन जाता है। फ्रेंड्स, मैं हमारा जो हम जीतेंगे बैच सुपरवाइज़र का जो ऑनलाइन, वहाँ इतने शानदार MCQ करवा रही हूँ, जिन क्वेश्चन का टेस्ट लिया जाता है उन छोटे से छोटे टॉपिक का टेस्ट लिया जाता है। जैसे प्लेसेंटा भी है तो प्लेसेंटा से कितने बन सकते हैं, एमनियोटिक द्रव है उससे कितने बन सकते हैं, विशेष शिक्षा है तो उससे कितने, विकलांग बच्चे से कितने, विकलांग बच्चों से संबंधित संस्थान है उनसे कितने। तो ये सारा का सारा मैं बहुत शानदार एक तैयारी करवा रही हूँ। अगर आप ये आपके लिए एक लास्ट चांस है और आपको 100% सिलेक्शन लेना है तो आप हमारा ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आपको एकदम बहुत अच्छे से एकदम पॉजिटिविटी मिलेगी, एक मोटिवेशन मिलेगा, आपको इतनी अच्छी तैयारी आपकी वहाँ पर हो जाएगी। अपरा या प्लेसेंटा पूरी तरह से किस सप्ताह में बन जाता है। देखो ये बनना तो आरंभ कर देता है 4 सप्ताह से। 4 सप्ताह से ये इसकी स्टार्टिंग हो जाती है, किसी किसी में 4 किसी में 5, तो ये इनसे स्टार्टिंग हो जाती है। लेकिन ये आपसे पूछें कि ये पूरी तरह से बन कब जाता है, तो ये 12वें सप्ताह में बन जाता है। अब प्लेसेंटा के व्यास अगर हम देखें, व्यास मतलब उसका जो ये जो इस प्रकार से जो त्रिज्या होती है, व्यास होता है, वो कितना होता है 15 से 20 सेंटी, इसको चौड़ाई भी बोल सकते हैं, 15 से 20 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है और लगभग 3 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। व्यास 15 से 20 सेंटीमीटर होता है और 3 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, 3 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। किनारे की वो पतला होता है, स्पंजी सा होता है।
इसका वजन कितना होता है, 500 ग्राम इसका वजन होता है। कितना, 500 ग्राम इसका वजन होता है। और ये बच्चे के वजन के अनुपात का 1:6 होता है। अगर बच्चे का वजन 6 है तो इसका कितना होगा, 1। तो ये बच्चे के वजन के अनुपात का 1:6 होता है। और जो गर्भाशय की भित्ति होती है उसका ये लगभग 30% होता है। गर्भाशय की भित्ति का कितना होता है, 30% ये होता है। 4 सप्ताह में बनना आरंभ होता है और 12 सप्ताह में बनकर ये पूर्ण हो जाता है। तो ये सारे फैक्ट इसके याद रखिएगा। 12 सप्ताह तक ये पूरी तरह से प्लेसेंटा बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, उन्नत भ्रूण एवन्यूसेंट सर्जरी से किसका पता नहीं लगाया जा सकता। देखो, डाउन सिंड्रोम का लगा सकते हैं बिल्कुल पता, पीलिया का नहीं लगा सकते, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का लगा सकते हैं। इसमें जो पुरुष होता है ना, वो महिलाओं का, उसको एक एक्स गुणसूत्र ज़्यादा आ जाता है महिला वाला, तो वो महिला जैसे लक्षण उसमें हो जाते हैं। भ्रूण का लिंग पता कर सकते हैं। डाउन सिंड्रोम में जो 21वें गुणसूत्र है उसकी जो होती है ट्राइसोमी हो जाती है, तो ये बोने हो जाते हैं। बच्चे जो होते हैं छोटी सी गर्दन हो जाती है, मंदबुद्धि मंगोलिक कहलाने लगते हैं। तो किसका पता नहीं लगा सकते, जॉइंटिस पीलिया का पता नहीं लगाया जा सकते। ये एक यकृत द्वारा होने वाली बीमारी, यकृत से संबंधित बीमारी होती है पीलिया। इसमें जो बिलिरुबिन कोशिकाएं होती हैं वो बाहर नहीं निकल पाती हैं और जिससे उनकी शरीर में मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण ये पीलिया, ये जॉइंटिस हो जाता है। अगला है, एमनियोसेंटेसिस में किस दोष का निदान किया जा सकता है। ट्राइसोमी का, न्यूरल ट्यूब का, संक्रमण का, फेफड़ों की परिपक्वता का। तो देखो, ये सबका ही निदान किया जा सकता है। 3-4 ही इसके सही हो जाएंगे। एमनियोसेंटेसिस का पता लगा के ये सारों का ही आप मतलब निदान कर सकते हैं। अगला है, गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल अभियान शुरू किया है। किसने किया है, तो आंचल अभियान गर्भवती महिलाओं के लिए, उनकी देख रेख के लिए, पोषण के लिए राजस्थान सरकार ने आरंभ किया है। राजस्थान से याद आया, कल आपके लिए राजस्थान का पेपर सुपरवाइजर का सॉल्व करवाऊंगी। बहुत अच्छे प्रश्न है, कल ही मैंने निकाला है उसको, मतलब आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन है उसके, कल मैं आपको कराऊंगी। सारे लोग उसको देखिएगा। 100 के 100 प्रश्न ही बहुत शानदार हैं, मतलब ऐसे हैं कि मतलब ऐसा लगेगा आपको कि हाँ ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ये वाले प्रश्न जो गर्भवती महिला वाले, ये भी एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे ही वो महत्व है। केवल मेरा मकसद ही वह रहता है, केवल वीडियो ला के व्यू बढ़ाना मेरा मकसद नहीं। मेरा यही रहता है कि जो क्वेश्चन हो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो, जो आपको एग्जाम में आना हो, केवल आप वही पढ़ पाओ। तो किसने विशेष स्वास्थ्य देखभाल आंचल शुरू किया है, राजस्थान सरकार ने किया है। अगला है, गर्भस्थ शिशु विकास का सही क्रम क्या होता है। गर्भस्थ शिशु में सबसे पहले क्या होता है, देखो पिंड तो पहले नहीं होता है, गर्भस्थ शिशु तो नहीं होगा। हाँ, सबसे पहले डिंब होगा, फिर पिंड होगा। डिंब अवस्था जो होती है, जो डिंब निकलता है, अंडाणु जो निकलता है ना, 2 सप्ताह के तक के जो अवस्था होती है वो डिंब अवस्था होती है। उसके बाद की जो अवस्था होती है वो पिंड अवस्था कहलाती है। तो यही इसके बाद जो तीसरी अवस्था होती है वो गर्भस्थ शिशु की अवस्था कहलाती है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, डिंब अवस्था और पिंड अवस्था हो जाएगा। अगला है, FAS का अर्थ क्या होता है। FAS क्या होता है, तो FAS मतलब होता है भ्रूण अल्कोहल सिंड्रोम या फीटल अल्कोहल सिंड्रोम होता है। ये ऐसी महिलाओं में होता है, जो ऐसी महिलाएं जो गर्भ अवस्था में अल्कोहल का यूज़ करती हैं, शराब पीती हैं, उनको ये हो जाता है। इसको भ्रूण अल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी बोला जाता है। भ्रूण अल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या FASD भी इसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है, मस्तिष्क की क्षति हो जाती है, बच्चा का मस्तिष्क कम काम करता है, शारीरिक असमानताएं होती हैं। इसका कोई इलाज नहीं है और पता चलते इसको शीघ्र निदान की आवश्यकता होती है, बट इसका कोई थोड़ा बहुत कर सकते हो, लेकिन पूर्ण रूप से आप मस्तिष्क को सही कर पाओ नहीं है। माता को ही अपने अल्कोहल पे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इसका क्या फुल फॉर्म होता है, FAS फीटल अल्कोहल सिंड्रोम होता है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे शानदार क्वेश्चन, आउटस्टैंडिंग अल्टीमेट लेवल के क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।